हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारी EVS की वन वर्ड क्वेश्चन आंसर वाली यहाँ पर क्लास रहेगी और जिसमें आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 5 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे और केवल वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके CTET में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर उधर की बात ना करते हुए केवल हम हमारे क्वेश्चनों पर यहाँ पर फोकस करेंगे और एक क्वेश्चन को आपको पूरा यहाँ पर डिटेल दिया जाएगा और ये CTET में आने ही वाले प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं और इन 35 क्वेश्चनों के माध्यम से आप यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 35 से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। और आप कहीं का भी CTET का पेपर उठाकर देखिए किसी भी ईयर्स का, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन छपे हुए ज़रूर मिलेंगे और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इससे आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो पता होगा कि कुडुख जो भाषा है वो कहाँ के लोगों की भाषा है, किस राज्य की भाषा है, तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। अब इसके बारे में आपको बता दें, जो आपकी NCERT में दिया है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड। या क्वेश्चन पूछेंगे कि झारखंड के लोगों की भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी है, कुडुख है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सूर्यमणि के बारे में पढ़ा होगा, जो कि झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं जिन्हें गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। और इनके पास, जो झारखंड के लोग हैं, इनके पास क्या है, एक साझा बैंक है। और ये जो है यहाँ पर जो कुडुख भाषा में जंगल होता है, वहाँ पर जंगल को क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेराऊ। चेराऊ नृत्य पिछली बार काफ़ी मात्रा में पूछा गया और रिपीट भी हुआ था, तो चेराऊ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि ये जो नृत्य है ये मिजोरम राज्य में फेमस है। ठीक है, अब इसके आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह देगा कि चेराऊ नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो बम्बू नृत्य से कहते हैं। मतलब बांस के जो डंडे होते हैं इसका घेरा बनाकर के यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से फसल त्यौहार है, मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कह देंगे कि बिहू का फसल त्यौहार कौन सा है, बिहू किस राज्य का फसल त्यौहार है, तो असम का है। या फिर कहेंगे कि असम राज्य का फसल त्यौहार कौन सा है, तो बिहू है। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल किस राज्य का फसल त्यौहार है, तो जितने भी हम यहाँ पर नाम बताएंगे सारे फसल त्यौहार हैं। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का है। इसके बाद यदि पूछता है कि ओणम किस राज्य का फसल त्यौहार है, तो केरल का है। इसके बाद आपका लोहड़ी यदि पूछता है कि लोहड़ी किस राज्य का फसल त्यौहार है, तो पंजाब और हरियाणा का है। ठीक है, इसके अलावा ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एक फसल त्यौहार होता है बैसाखी। नेक्स्ट है आपका पूछता है गुड़ी पड़वा। पिछली बार जितने भी ये यहाँ पर पर्व दिए गए हैं ये पूछे गए ही हैं। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका उगादी। यह दक्षिण भारत, मूल रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और बिशु यदि पूछता है तो ये कर्नाटक का फसल त्यौहार है। ठीक है, तो इतने फसल त्यौहार आपको याद रखने हैं। और जिसने भी अभी तक यदि नोट्स नहीं बनाए हैं EVS के, तो आप इससे बहुत बेहतर नोट्स बना सकते हैं मात्र कुछ ही घंटे में। ठीक है, मतलब 1-2 घंटे के अंदर आप बहुत बेहतर नोट्स बनाएंगे और आप यकीन मानिए यदि ये क्लास आप करते हैं तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीन खेती किस राज्य में की जाती है। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो टीन खेती है ये कहाँ पर की जाती है, ये भी आपके मिजोरम राज्य में की जाती है। अब ये होती क्या है, तो पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो टीन खेती होती है, एक टीन जमीन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको बता दें कि जो टीन खेती होती है यह मिजोरम राज्य में की जाती है। और टीन खेती क्या कहलाती है, तो इसमें जो है फसल उगाने की एक पद्धति होती है, क्या, टीन। और मिजोरम में ज़मीन को क्या करते हैं, साझा माना जाता है, साझा ज़मीन माना जाता है। और एक टीन खेती किसे कहते हैं, तो एक टीन जो बीज होता है जितनी जगह में बोया जाता है उसी को एक टीन खेती कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपका
घोंसले से आपके क्वेश्चन बनते हैं पशु पक्षियों के। पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे, तो आपको सारे घोंसले और ये जो क्लासें हैं आपकी, जैसे हम यहाँ पर आपके जो टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे आपको यहाँ हमने बताया टीन खेती, अब जो आप वीडियो देखेंगे यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी टीन खेती, इसके बाद आपको झूम कृषि मिल जाएगी पूरी डिटेल से, ठीक है। तो यदि आप प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देख लें एक बार, वहाँ पर और डिटेल से आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये तो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी हो गई है, तो ये क्लास उनके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन दिया है कि पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो आप जो घोंसले वाली क्लास हमने बनाई हुई थी पशु पक्षियों की, वहाँ पर आपको सारे घोंसले डिटेल से देखने को मिल जाएंगे कि किसका घोंसला किस चीज़ का बना होता है और किस पक्षी का घोंसला कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि पत्थरों के बीच में जो मुलायम घोंसला बनाता है वो पक्षी कौन सा है आपका, इंडियन रोवेन बर्ड, जिसका दूसरा नाम ही क्या होता है, कलचिड़ी होता है, याद रखना, ठीक है। अब आपको बता दें, यदि पूछता है कि जो कौआ होता है वो कैसा, मतलब कहाँ पर घोंसला बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौआ बनाता है। इसके बाद दर्जन चिड़िया पूछता है, तो दर्जन चिड़िया जो होती है इसकी चोंच कैसी होती है, नुकीली होती है दर्जन चिड़िया की चोंच, और यह पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, ठीक। नेक्स्ट है बीबर पक्षी। तो बीबर पक्षी में एक नर होता है और एक मादा होता है। तो जो नर पक्षी होता है बीबर पक्षी में वो घोंसला बनाता है, और जो उसकी मादा होती है वो मतलब कई घोंसले बनाता है नर पक्षी, तो उनमें से किसी एक अच्छे घोंसले का चुनाव करती है मादा पक्षी और उसी में अपने अंडे देती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पाख्ता पक्षी, जिसे डब बर्ड कहते हैं। यह जो है पाख्ता कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है आपका गौरैया। तो जो गौरैया है यह आमतौर से घर के आसपास, जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे, पंखे के पीछे अपने घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है कबूतर, और जो कबूतर है वो पुराने मकानों और खंडहरों में अपने घोंसले बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो होती है यह पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अपने घोंसले बनाता है। और शकरखोरा होता है, शकरखोरा पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आई होप आपको सारे घोंसले अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। यदि आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप बैक भी कर सकते हैं या फिर स्पीड भी कम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार और रिपीट भी कई बार हुआ था। वह कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है। तो वह पक्षी है काफ़ी हद, आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है, वो होता है आपका उल्लू। और एक क्वेश्चन ये भी बना था पिछली बार कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह गोल होती हैं, तो वो भी आपका उल्लू ही है। और लगभग 360 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है इससे ही कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैना। झटके से यदि पूछता है तो मैना, और काफ़ी हद तक यदि पूछता है तो उल्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने आपको पशु पक्षी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ सारे पशु पक्षियों के बारे में बताया था कि कौन से जानवर रात्रि में, मतलब जो जानवर होते हैं वो रात्रि में किस रंग में देखते हैं, जानवरों की जो त्वचा है उस पर जो डिजाइन बने होते हैं वो किस कारण से बने होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप एक बार जो आपके पूरे डिटेल वाले टॉपिक हैं वो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, जैसे आपको जानवर में पढ़ाया था हमने, हाथी पढ़ाया था, स्लॉथ, इसके बाद आपको सांप पढ़ाया था, बाघ, चीता, जिराफ, ठीक है। तो ये सारी क्लासें डली हुई हैं। यहाँ देखते हैं दिया है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो आपको पता होगा 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल। अब यहाँ पर जो हाथी से क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि निम्न में से या निम्नलिखित 4 कथनों में से कौन सा एक कथन हाथी के बारे में गलत है। तो आपको बस जो पॉइंट हम यहाँ पर बताएंगे वही याद रखनी है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना है हाथी के संबंध में कि जो हाथी है वह झुंड में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। यहाँ पर आप गौर करिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल पत्तियां खाता है, जबकि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल। नेक्स्ट है पॉइंट, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था
कि जो हाथी होते हैं इनके झुंड का नेतृत्व करता कौन करता है। वहाँ पर दिया था हथनी करती है, हाथी करते हैं, बच्चे करते हैं हाथी के। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेतृत्व करता होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना 10 से 12, कहीं कहीं आपको 10 से 15 भी मिल जाता है। हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं और 14 से 15 साल की आयु तक साथ रहते हैं, इसके बाद समूह को छोड़ देते हैं। बस इतने पॉइंट याद रखना। और यदि आप बहुत ही डिटेल चाहते हैं तो ये जानवर वाला टॉपिक देख लें, वहाँ पर पूरी चीज़ें बताई हैं। हाथी का गर्भधारण काल कितना होता है, हाथी के बच्चे का मतलब यहाँ पर बताया था कि जो हाथी होता है इसको कौन से फल पसंद होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट भी एक पॉइंट और याद रख लेना यहाँ कि जो हाथी के कान होते हैं वो हवा करने के काम आते हैं, ठीक है, और सुनने के काम तो आते ही हैं। नेक्स्ट है भालू जैसा दिखने वाला जानवर कौन सा है। मतलब एक क्वेश्चन ये आपका बनता है कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है और ये स्लॉथ है। क्या है? स्लॉथ है। अब स्लॉथ के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताते हैं जो आपसे बनते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। और जो स्लॉथ होता है यह पेड़ों से उल्टा लटक करके लगभग 17 घंटे सोता है और सप्ताह में केवल एक ही बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे आता है और अच्छा स्नान करता है, अर्थात बहुत ही अच्छा यह तैराक माना जाता है। औसत आयु यदि इसकी कह दें आपसे तो लगभग 40 वर्ष होती है और यह पेड़ पर मतलब एक पेड़ पर 5 वर्षों तक रहता है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक पेड़ पर कितना रहता है 5 वर्ष, औसत आयु इसकी 40 है, तो अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर निवास कर पाता है? तो मात्र 8 पेड़ों पर यह निवास कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब भारत में कितने जहरीले सर्प पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं। तो आपको सर्प के बारे में बता दें, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो यहाँ पर यदि पूछता है कि जो सर्प होता है यह किस प्रजाति का जीव है, तो यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बने थे। अंडेयोज क्या होते हैं, जरायोज क्या होते हैं, सर्प जो मतलब कौन कौन से जो जानवर या जीव हैं जो सरीसृप प्रजाति के हैं, ठीक है, कौन कौन से उभयचर हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी पूछे गए थे और सारी क्लासें आपकी डली हुई हैं। तो आपको बता दें कि भारत में कितने जहरीले सर्प होते हैं? 4 होते हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक जहरीला सर्प नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, आपको याद रखना है नांग, जिसे ही क्या कहते हैं अपन, नांग को करैत कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है करैत, अफाई और दुबोइया, ठीक है, ये 4 जो जहरीले सर्प हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो सर्प होते हैं इनके क्या नहीं होते हैं आपको बता दें, तो इनके 2 खोखले दांत होते हैं और जो जहरीले होते हैं, क्या होते हैं? 2 खोखले दांत और जो जहरीले होते हैं। और इनके जो भोजन है, दांत होते हुए भी ये कैसे भोजन करते हैं? निगल करके भोजन करते हैं। और इनके कान नहीं होते हैं, सर्प के कान नहीं होते। तो आप कहेंगे कि ये ध्वनि कैसे सुनते हैं? तो पृथ्वी पर हुए कंपन से ये ध्वनि की आवाज़ को सुन लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नांग को कोबरा कहते हैं, नांग को कोबरा कहते हैं, करैत, अफाई और दुबोइया। एक क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, कौन सा सर्प जो है वो आपका विषैला नहीं होता है? तो वो आपको याद रखना है अजगर। अजगर जो है वो विषैला नहीं होता, अजगर को ही पाइथन कहते हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वो होता है आपका बाघ। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दड़वा किसका निवास स्थान है? दड़वा किसका निवास स्थान है? तो निवास स्थान से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखना जो दड़वा है मुर्गे मुर्गियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? दड़वा कहते हैं। इसके अलावा कुत्ते के निवास स्थान यदि पूछता है तो केनल कहलाता है। सुअर का निवास स्थान सूकरशाला कहलाती है। और चींटी, दीमक, खरगोश, चूहा और सर्प के निवास स्थान को बिल कहते हैं। कंगारू का निवास स्थान पेड़ की कोठर होती है। बंदर का निवास स्थान पेड़ की शाखाएं होती हैं, ठीक है, तो ये सारी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका गिलहरी हो जाएगा। पिछली बार आपके ऑप्शन में चूहा, गिलहरी इस तरह से दिए गए थे, तो कुछ बच्चों ने चूहे को सही माना था, जो कि गलत है। आपका जो सीटेट है वो गिलहरी को ही सही मानता है। अब आपको बता दें कि दांत से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मांसाहारी जीवों के दांत कैसे होते हैं। गिलहरी के दांत मतलब जो किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। सूंघने की शक्ति किसकी ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो गिलहरी है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और यह दांत बढ़ते रहने के कारण ही चीज़ों को हमेशा काटती और कुतरती रहती है। नेक्स्ट याद रखना गाय के दांत, किसके? गाय के। ये भी पूछ लेता है
तो गाय जो है इसके आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, ठीक है, जबकि घास चबाने के लिए पीछे के जो दांत होते हैं गाय के वो चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट है सांप। तो जो सांप है अभी आपको बताया कि दांत कैसे होते हैं, नुकीले और अपना शिकार चबा कर नहीं बल्कि निगल कर करता है। और चूहा, तो पिछली बार क्वेश्चन बना था कि किसके सूंघने की शक्ति सर्वाधिक होती है, तो वो आपका चूहा हो जाएगा। सर्वाधिक सूंघने की शक्ति इसकी होती है, और लेकिन इसके देखने की क्षमता जो है वो अन्य जीवों की अपेक्षा कम होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा। जितने क्वेश्चन है सारे पूछे गए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि नुकीले तेज धारदार दांत किस जानवर के होते हैं। ऑप्शन में था आपका मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो किसके जो तेज नुकीले और धारदार दांत जो होते हैं मांस फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है, और मांस फाड़ने के काम आते हैं, तो मांसाहारी जीवों के होते होंगे, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पर रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। तो आपको पेड़ पौधों के बारे में आपको बताया था, रेगिस्तानी ओक के बारे में, खेजड़ी के बारे में, इसके अलावा बरगद के बारे में, घटपर्णी के बारे में। तो ये सारी जानकारी आपको पहले दे चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसके बारे में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। यह कितना लंबा होता है, तो 10 से 12 फीट लंबा होता है, और रेगिस्तानी ओक नामक जो वृक्ष होता है इसकी जड़ें जो हैं वो तने से 30 गुनी लंबी होती हैं, ठीक है, और तने में इसके पानी इकट्ठा रहता है, किसमें, रेगिस्तानी ओक में। अब यहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एक खेजड़ी वृक्ष होता है वहाँ पर दे देते हैं, तो आपको याद रखना है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, लेकिन जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ों में पानी एकत्रित रहता है, तने में पानी एकत्रित रहता है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट जो खेजड़ी वृक्ष होता है, तो खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों मूल रूप से राजस्थान के खेजडली स्थान पर पाया जाता है, ठीक है, और जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी छाल से दवा बनती है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते खेजड़ी वृक्ष के, और फलियों से सब्जी बनाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में। तो ये आपको पता होगा घटपर्णी पौधा एक शिकारी पौधा होता है, ठीक है। अब ये शिकारी पौधा होने के साथ साथ ही मतलब पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में। और भारत के बाहर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत के बाहर आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में यह देखने को मिलता है। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो घटपर्णी पौधा होता है यह कीड़े मकोड़ों को कैसे खाता है, मतलब तारतम्य की ध्वनि निकालता है या खुशबू के माध्यम से। तो आपको बता दें कि जो घटपर्णी पौधा होता है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से पौधों का मतलब ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ ही चूहों को भी फंसा करके खाता है, छोटे छोटे चूहों को, ठीक है। और जो घटपर्णी पौधा है यह एक शिकारी पौधा है। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन कौन से पौधे शिकारी पौधे हैं। तो घटपर्णी को ही नेपेंथीस कहते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका ड्रोसेरा, नेक्स्ट है आपका यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया के बाद में आपका हो जाएगा एक फ्लाई ट्रैप करके है, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये सारे शिकारी पौधे होते हैं। नेक्स्ट है आपका बांस के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं। तो ये आपके जो घर वाला टॉपिक है ये अच्छे से करवाया था, आवास वाला, ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लेनी ही क्लास। यहाँ पर दिया है कि जो बांस के घर हैं वो कहाँ, असम में। नेक्स्ट पत्थर और लकड़ी के घर यदि पूछता है तो मनाली उत्तराखंड में। मिट्टी के घर यदि पूछता है तो राजस्थान में, ठीक है। तो मिट्टी के घर तथा गोबर से फर्श इसके लीपे जाते हैं ताकि कीड़े ना लगें। कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताया था लद्दाख के बारे में जब पढ़ाया था, तो जो चांगपा जनजाति है वो लद्दाख में देखने को मिलती है और ज़मीन से लगभग 5000 की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। अब जो चांगपा जनजाति है ये भेड़ और बकरियों को पालते हैं और बकरियों के ऊन से जो शॉल बनाई जाती है उसी को पश्मीना शॉल कहते हैं, ठीक है। और जो पश्मीना शॉल है यह बहुत ही गर्मी पैदा करती है, 6 स्वेटरों के बराबर, ठीक है। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है, 250 घंटे का यहाँ पर समय लगता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को ही कहा जाता है। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पर, जो माउंटेन रास्ते होते हैं ये भी आपके लद्दाख में ही पाए जाते हैं। और जो लद्दाख होता है यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं 2 मंजिलों के घर होते हैं। तो ऊपरी मंजिल पर मानव निवास करते हैं और निचली मंजिल जो होती है वो जानवरों के लिए बनाई जाती है। जब यहाँ बहुत ठंड पड़ती है लद्दाख में
बर्फ़ जमा हो जाती है तो जो ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं वो नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्लू, जो कि बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। यदि भील जनजाति का पूछते हैं तो भील जनजाति के निवास स्थान को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू। नेक्स्ट है आपका डिश से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा व्यंजन फेमस है। तो आपको बता दें, दिया है नारियल से बनी हुई डिश टेपियोका किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? तो आपको बता दें केरल का। पिछली बार क्वेश्चन बना था कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो कोपा इसका या कोप्पा कहीं कहीं मिलता है, दूसरा नाम होता है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछता है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर। नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली कहाँ पर खाई जाती है? तो गोवा में। बांस के कोंपल कहाँ पर खाए जाते हैं? तो नागालैंड में। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि केले के फूल की सब्जी कहाँ पर? तो केरल में। इसके बाद सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में और कचनार के फूलों की सब्जी आपके उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपको हर राज्य की आपको डिश बताई थी कि कहाँ पर कौन सी डिश फेमस है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लें क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। नेक्स्ट है लिंग हू फेन, सांप से बनी हुई डिश होती है जो कहाँ पर खाई जाती है? हांगकांग में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे देश में मिर्च किस देश से आई है? तो ये भी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ भारत में कहाँ से आई है। तो जो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में मिर्ची का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, जो मिर्ची है वो हमारे देश में किस देश से आई है? तो आपको बता दें दक्षिण अमेरिका से आई है। और कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। इसके अलावा पिछली बार क्वेश्चन पूछा था टमाटर हमारे देश में किस मतलब देश से आए हैं? तो ये भी दक्षिण अमेरिका से। तो मिर्ची और टमाटर कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट याद रखना आप यहाँ पर, यदि आपसे पूछता है पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आई है हमारे यहाँ? तो यूरोप से आई है। इसके अलावा आलू मक्का और चाय ये कहाँ से? 7 समंदर पार से आए हैं। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। भिंडी कहाँ से आई है? तो भिंडी और कॉफ़ी के बीज अफ्रीका से। अब यदि पूछता है कि देसी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न होती हैं, तो वो हैं आपकी बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी। ये सारी चीज़ें हमारी देसी हैं। तो ये इतनी चीज़ें याद रखना जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। नेक्स्ट है बोरा चावल किस राज्य में खाए जाते हैं? तो असम राज्य में चिपचिपे चावल होते हैं। ठीक है। और ये फसल त्यौहार जो है असम का बिहू फसल कटने के दौरान ये बनाए जाते हैं और ये नृत्य भी वहाँ पर किया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। ठीक। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये भी याद रखना कि किस फसल के उत्पादन में प्रथम या अग्रणीय राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है कहाँ पर स्कूल जाने के कौन से रास्ते होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ दिया है कि स्कूल जाने के लिए किस राज्य में ऊबड़ खाबड़ रास्ते। तो आपको बताया था जो आपका उत्तर साइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, उत्तराखंड, लद्दाख, तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कहाँ पर किस प्रकार के रास्ते होते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है स्कूल जाने के लिए? तो असम में। किसका? बांस और रस्सी के पुलों का। नेक्स्ट है जुगाड़ गाड़ी। तो जुगाड़ गाड़ी का उपयोग होता है स्कूल जाने के लिए गुजरात में। इसके अलावा बैलगाड़ी का समतल मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद ऊँट गाड़ी का यदि पूछते हैं तो ऊँट गाड़ी कहाँ पर? राजस्थान में। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फेरी नाव का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो फेरी नाव का उपयोग जल को पार करते हुए बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एक केरल में होता है और एक होती है बल्लम, जो लकड़ी की, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था बल्लम क्या है? तो बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जिसका उपयोग स्कूल जाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है आपका फेरी नाव, वही केरल में। नेक्स्ट है अलबरुनी। तो आपके जो विदेशी यात्री हैं अलबरुनी हैं, ये किस देश से भारत आए थे? तो ये उज्बेकिस्तान से आए थे और 1000 वर्ष पूर्व इन्होंने हमारे भारत की यात्रा की थी और इन्होंने यहाँ आकर बताया था कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है करणा मल्लेश्वरी के बारे में। इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है और ये 3-4 भाई बहनें थे, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। एक बार वीडियो वो जरूर देख लें। नेक्स्ट है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो ये बता दें आपको कि कल्पना चावला की मृत्यु 3 फरवरी 2002 को हुई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है बरली चित्रकारी। तो चित्रकारियाँ याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो बरली चित्रकारी कहाँ की फेमस है? तो महाराष्ट्र की। इसके अलावा जो चित्रकाठी चित्रकारी है ये भी कहाँ पर की जाती है? आपके महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है।
इसके अलावा पट्टा चित्रकारी कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। फड़ चित्रकारी राजस्थान। पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। जो भी ऑप्शन में दिया हो वही सही मानना है, दोनों सही है, ठीक है। इसके अलावा जो मधुबनी है वो कहाँ की है? तो मधुबनी बिहार राज्य की है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य के किस किस जिले में होती है? तो जिले याद रखना आप, बिहार के मिथिला, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में, ठीक है, मधुबनी चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था और जो लुईस ब्रेल हैं इससे संबंधित है, उन्होंने ही इस लिपि की खोज की थी, क्योंकि वो 3 वर्ष की आयु में उनकी दृष्टि चली गई थी। मतलब ये उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें टच करके और जो मतलब जो दृष्टि विकलांग बालक होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था? 1902 में, और 1905 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मलेरिया परजीवी कौन सा था? प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आज के 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जो इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपरों में पूछे गए हैं वही लाएंगे और फिर से 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको सारा यहाँ पर मटेरियल कवर हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।